साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश को किस तरह से तोड़ा जाता है, हमारे देश के लोगों को कैसे एक नहीं होने दिया जाता है, हमारे देश के खिलाफ कैसे नैरेटिव चलाया जाता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश में फूट डाल के रखती हैं, आज उसको लेकर के आपको एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। इस समय एक प्रयास ऐसा किया जा रहा है कि देश में बड़े स्तर पर खेल खेला जा सके। एक एक करके सारी चीजें बताता हूं, इतिहास से स्टार्ट करता हूं और वर्तमान की घटना को बताते हुए सारी चीजें समझाता हूं। देखिए, हमारे देश में इस समय किस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जाति को लेकर के, अलग अलग संगठनों को लेकर के, वो सारी चीजें हम सबके सामने हैं। किस तरह से एक के बाद एक आंदोलन आ रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप इतिहास देखेंगे निकाल करके तो आप पाएंगे कि अंग्रेज इतने साल तक हमारे देश पर राज कर सके थे, उसका बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने हम लोगों में फूट डाल के रखी थी। याद करिए 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ये समझ गए थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान मिलकर के लड़ते हैं, तो सबसे पहले इन लोगों में फूट डालो। फिर हिंदू मुसलमान में किस तरह से फूट डालने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, हम सब उस बात को जानते हैं। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुद्दे पर ये एक हो जाए, कोई नेता इन्हें एक कर दे, तो उन्होंने एक और प्रयास किया 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। और याद करिए उसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन। इसका मतलब ये होता है कि आपके क्षेत्र से अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव में, तो उसे सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट देंगे, हिंदू वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह से एक बड़ा डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई। उसके बाद 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी। सिखों को, हिंदुओं में से सिखों को अलग किया गया, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, कि इन लोगों को भी अलग करके फूट डाल दो। सोचिए आज हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई नेता अगर खड़ा होता है तो सबके पास अधिकार है कि उसको जाकर के वोट दे सकें। एक टाइम अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था कि कोई किसी को वोट दे सकता है, कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी को दे सकता है। ये एक और प्रयास किया गया था। उसके बाद एक बड़ा प्रयास किया गया था 1932 में। 1930 के बाद से आप देख रहे हैं एक दलित वर्ड ज्यादा यूज किया जा रहा था और बार बार हमारे यहां पर जो जाति में थोड़ी बहुत दरार थी उसको चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। और कैसे दलितों को भड़काने का प्रयास किया गया, वो तो बाबा साहब ने दलितों को आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, वरना अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था कर ली थी। कम्युनल अवार्ड्स तक आ गए थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों को, दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। फिर बाद में आता बनियाओं को दिया जाए, फिर पंडितों को दिया जाए, फिर ठाकुरों को दिया जाए। फिर बचता ही क्या? किसी भी देश के लोगों को जितना तोड़ करके रखोगे उतना ही आसान होगा राज करना। अंग्रेज जब गए उसके बाद किस तरह से यहां पर जातिवाद फैला, किस तरह से जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पर सत्ता चलाई, अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा है। यूपी बिहार इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और बिहार में तो अभी तक, यूपी में भी जाति की राजनीति चलती आ रही है। थोड़ा थोड़ा अन्य मैटर्स भी वहां पर आने लगे हैं, लेकिन किस तरह से जातिवाद फैला हुआ था हम सबके सामने है। आप कहेंगे ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता 1925 में, आरएसएस, जिसने लंबे समय से यही प्रयास किया है कि भारत की संस्कृति को जागृत रखा जाए, दुनिया में फैलाया जाए, हिंदुओं को एक रखा जाए, और जब जब देश की सेवा करने का मौका मिले, लोगों पर संकट आए, कहीं आपदा आए, तो जाकर के मदद करी जाए। तो आरएसएस ये काम करती आई है। अंदर ही अंदर आरएसएस का संगठन कैसे भी करके अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अवेयर करके एक करने का प्रयास करते रहे हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, विशेष तौर से कांग्रेस के लिए। तो आप देखिए लगातार आरएसएस को संदेह के दायरे में रखा जाता है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है, विशेष तौर से कांग्रेस के बारे में। आप अपने दिल से पूछना कि आपको आरएसएस की ऐसी कौन सी बात पता है जिससे उसके प्रति नफरत फैलाई जाए। कोई बात नहीं है ऐसी, बिना मतलब की एक हाइप क्रिएट की हुई है कि अरे आरएसएस ने करवाया, आरएसएस ने करवाया। आरएसएस कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो कभी जातिवाद नहीं करती। आप आरएसएस में जाओगे कभी आपको जातिवाद नहीं मिलेगा, लेकिन धारणा ऐसे बना दी गई है कि हर कोई आरएसएस से नफरत करे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है आरएसएस। ठीक है साहब, जैसे जैसे आरएसएस ने प्रयास यहाँ बढ़ाए, कांग्रेस ने भी उसके खिलाफ नैरेटिव चलाया। हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक नैरेटिव चलाया गया था 2008 में जो हमला हुआ था 26/11 ताज पर। तो उसके बाद तो कांग्रेस ने बकायदा एक कॉन्फ्रेंस करी थी, किताबें लॉन्च हुई थी। ये देखो, महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं, और किताब का मूल शीर्षक यही था कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी। वो तो कसाब पकड़ा गया, उसने कबूल लिया, वरना ये लोग सिद्ध करते थे कि ये तो आरएसएस ने ही करवाया था।
ठीक है साहब। उसके बाद किस तरह से आरएसएस के खिलाफ मोर्चे चले हैं आप सब जानते हैं। पिछले 2 साल से हमारे देश में भी एक विपक्ष के नेता हैं जो लगातार जाति 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 किए जा रहे हैं। कभी किसी संगठन में जाति पूछते हैं, कभी कहीं जाति पूछते हैं, यहां तक कि वो तब आर्मी में भी जातिवाद को ले आए हैं कि आर्मी में केवल 10% लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। जितना ज्यादा जाति 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 करोगे उतना ही लोग बटे रहेंगे। यह आपको पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि आरएसएस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अब आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका में। वहां पर भी अब ये सेम कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया है। आरएसएस के खिलाफ ये कैंपेन स्टार्ट किया गया जब अमेरिका में एक संगठन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IAMC, इसके ऊपर इसके कुछ कंडक्ट को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के अमेरिका में जांच बैठ गई है, जिसके बाद एक के बाद एक परतें खुल के सामने आ रही हैं। ये तक देखा गया है इस जांच में कि इस IAMC ने, इस संगठन ने लंबे समय से वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध कैंपेन चलाए हैं। वहां पर पाकिस्तान से संबंध रखे हैं, पाकिस्तान से कई सारे लिंक इनके सामने आ रहे हैं, खालिस्तानियों के साथ इनके लिंक सामने आ रहे हैं और जमात इस्लामी के साथ इनके लिंक सामने आ रहे हैं। यानी हर वो संगठन बॉडी जो भारत के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, उसके साथ इसके संगठन देखने को मिल रहे हैं, इसके संबंध देखने को मिल रहे हैं। आपको कई सारे ऐसे ट्वीट्स मिल जाएंगे, कई सारी ऐसी आपको प्रूफ्स मिल जाएंगी जिसमें आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से लंबे समय से ये अलग अलग गतिविधियों में शामिल है। अब दुनिया में कहीं इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा ना होने लगे, ये ज़्यादा बदनाम ना हो जाए, तो इसके पैरेलल एक और संगठन को बदनाम कर दो जो हिंदुओं को एक करने का प्रयास करता है। इसलिए अमेरिका में अब आरएसएस के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है और यह कैंपेन स्टार्ट किया गया है प्रिज्म के द्वारा। जी, अमेरिका में एक मीडिया हाउस है, अपने आप को मीडिया हाउस कहता है ये प्रिज्म। लेकिन जब इसका इतिहास निकाला गया तो पता चला कि ये मीडिया हाउस जो खुद को न्यूट्रल कहता है, जो निष्पक्ष कहता है, नॉन पॉलिटिकल कहता है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा चलाता है। क्योंकि इसके इतिहास में पता चला कि अमेरिका में एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म प्लेटफॉर्म है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म है डेली कॉज। इसका भी एक सब प्लेटफॉर्म है डेली कॉज एजुकेशन फंड। इस फंड का उपयोग किया गया था इसकी स्टार्टिंग के लिए। बाद में देखा गया वर्तमान में इसको फंड देने वाली जो बॉडीज हैं वो ब्लूमबर्ग है, जॉर्ज सोरोस जो एंटी इंडिया है इसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, मैक आर्थर फाउंडेशन है, एक्ट ब्लू फाउंडेशन है। और ये सभी फाउंडेशंस ऐसी हैं इंक्लूडिंग प्रिज्म भी, जो सब के सब मिलकर के डेमोक्रेट्स के लिए काम करते हैं, जो अमेरिका में विपक्षी दल है, जिसमें जो बाइडेन, कमला हैरिस और ये ओबामा वगैरह थे। और ये किस तरह से काम करते हैं नेक्सस चला करके वो हम सब जानते हैं। मैं उस गहरे राज्य की बात करना नहीं चाह रहा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप समझ जाइए, वरना यूट्यूब पर वीडियो आगे सर्कुलेट नहीं होगा। तो जो अपने आप को न्यूट्रल कह रहा है, आरएसएस के विरुद्ध कैंपेन चला रहा है, वो किस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ है आप देख लीजिए। आगे देखिए, देखा यह गया कि प्रिज्म का कहना यह है, आप कहोगे कैसे कैंपेन चला रहा है? प्रिज्म यह कह रहा है कि आरएसएस को अमेरिका में FARA के अंतर्गत लाना चाहिए, यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। अब वहां पर एक रेगुलेशन के लिए एक एक्ट है, इसमें कई सारी बंदिशें लग जाएंगी आरएसएस पर। आरएसएस वो सब काम नहीं कर पाएगी जैसे एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन या कोई समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन करता है। लेकिन देखा यह गया कि FARA तो केवल राजनीतिक दलों पर लगता है या किसी विदेशी सरकार पर लगता है। आरएसएस तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम इतिहास देखें, थोड़ा पीछे जाएं, तो अमेरिका और इजराइल का भी एक संगठन है जो मिलकर काम करता है। इसके नाम है AIPAC, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। यह पूरा का पूरा ऐसा है जो FARA से बाहर है, जबकि यह पॉलिटिकल काम भी करता है। तो जब अमेरिका अपना हित देख रहा है, इजराइल के साथ उसका हित सदा हुआ है, तो जिसको FARA में आना चाहिए था वो तो खुद FARA से बाहर है, और जिसे FARA में नहीं आना चाहिए उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। अच्छा, और देखिए आप, जो प्रिज्म की लीडरशिप है, जब इसको देखा गया तो पता चला प्रिज्म को चलाने वाले जो मेन लोग हैं वो दरअसल उन NGOs और उन संगठनों से आते हैं जिन्होंने ब्लैक वोटर्स मैटर नाम का एक कैंपेन चलाया था, प्रोटेस्ट चलाया था। वर्किंग फैमिलीज पार्टी चला रहे हैं, जो ब्लैक लाइव्स मैटर चला रहे हैं। आपको याद होगा अमेरिका में काले गोरों को लेकर के कैंपेन चला था। ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन चलाने वाले लोग ही प्रिज्म को चला रहे हैं। और देखिए, प्रिज्म को जो आरएसएस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले लोग हैं, जो पूरा एक तरीके से डेटा देने वाले लोग हैं, जो पूरा कैंपेन चलवाने वाले लोग हैं, पूरा एक तरीके से थीसिस देने वाले लोग हैं, उनमें एक है बेन फ्रीमैन। बेन फ्रीमैन अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं। ये डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए या उनके पक्ष में काफ़ी कुछ लिखते हैं, ये भी उनकी तरफ टिल्टेड है। रकीब हमीद नायक,
ये भी डेमोक्रेट्स की तरफ टिल्टेड है और ये प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है। ऐसे ही ये ऑड्रे ट्रस्के, ये भी प्रो पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान के पक्ष में ज़्यादा रहती हैं। अब ऐसे लोगों की कही गई बातें, लिखी हुई बातों को मान करके या इनके आधार पर प्रिज्म आरएसएस के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। यहां तक कि आरएसएस जिस तरह का संगठन है उसे तो अमेरिका में और छूट मिलनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। तो छूट मिलने की बजाय छोड़ो और बंदिश लगाने के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है और पूरे आरएसएस को ऐसे वहां पर गाया जा रहा है जैसे कितना बड़ा क्रिमिनल संगठन है, जबकि जो मेन काम करने वाला है उस पर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है या जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही आपके देश में, हमारे देश में होता है, जब जब कोई चीज़ उभरनी होती है तब तब उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। किसी चुनाव में देख लिया जाए कि हिंदू मिलकर के वोट कर रहे हैं या हिंदुओं में एक भावना आ रही है, तुरंत कुछ ऐसा करो कि जातिवाद फैले, तुरंत आरएसएस को ले आओ, तुरंत कुछ ऐसा कर दो। अब दिल्ली में देख लो आप किस तरह से ये पॉल्यूशन को लेकर के सो कॉल्ड आंदोलन चलाया और कैसे उसमें फिर नक्सलियों को लेकर के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। किस तरह से हिडमा को लेकर कहा जा रहा है कि हर घर से हिडमा निकलेगा, जो 1 करोड़ इनामी था, जैसे हमारे पुलिस पैरामिलिट्री बलों ने मार दिया। नक्सली था, माओवादी था, कम्युनिस्ट था, कहाँ से निकला है उसके पोस्टर। और छोड़ो, दिल्ली में तो पॉल्यूशन कई सालों से है, अरविंद केजरीवाल के दौर से भी है, पराली जलती है, पंजाब हरियाणा वहाँ का धुआं आता है, तब तक कोई पॉल्यूशन को लेकर के आपने नैरेटिव नहीं चलाया। अब जब रेखा गुप्ता आई हैं, जिन्हें आए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, उनको लेकर के तुमने नैरेटिव चला दिया। दिल्ली में प्रदूषण सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा होता, तो सर्दियाँ आए हुए बस 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी आप नहीं रुके, सोचिए। तो इतने क्या ज़्यादा ये लोग पर्यावरण प्रेमी हैं? ये सिर्फ बहानेखोरी है देश को अस्थिर करने की। पूरा नेक्सस कैसे काम करता है आप देख लीजिए, और सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने है, इसको कैसे झुटला दोगे। तो ये एक उदाहरण मैंने पेश किया है। सोचिए इस देश में ऐसी कितनी गतिविधियां हो रही होंगी जो इस तरह की ताकतों से चलाई जा रही होंगी, और कितनी दृढ़ शक्ति है हमारे प्रधानमंत्री में कि इन सब ताकतों से लड़ रहे हैं बिना एक शब्द बोले। तो ये है सच्चाई साहब, ऐसे इस देश पर राज हुआ है। हम सबको बस एक रहना है, टूटना नहीं है, जातियों में बिल्कुल नहीं टूटना। इसलिए समय समय पर नारे लग रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है। बाकी उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।